सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है, जो आज तक उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत तक फैला हुआ है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ यह प्राचीन विश्व सभ्यताओं के 3 प्रारंभिक कालक्रमों में से एक था, और इन तीनों में से सबसे व्यापक और सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के तट पर विकसित हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में विरदाना को सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ब्रिटिश काल की खुदाई के आधार पर पुरातत्वविदों और इतिहासकार का अनुमान है कि यह एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी और ये शहर अक्सर बसे और उखड़ गए हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तो उन्हें वहां से बनी ईंटें मिली, जिन्हें लोग भगवान का चमत्कार मानते थे और घर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। और फिर 182 में चार्ल्स मेसन सबसे पहले इस पुरानी सभ्यता की खोज की। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता का एक सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं ने सरकार को हड़प्पा स्थल की सूचना दी। उसी तरह भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में हुई थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। बेड़े ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा और राखालदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का अन्वेषक माना गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। पहली बार शहरों के उदय के कारण इसे पहले शहरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे कांसे की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोज की गई है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अब तक कुल खोजों का केवल 3% ही उत्खनन किया गया है। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नागा के प्रमाण मिले हैं, जो कहते हैं कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंधित रही होगी। नाम पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। यह सिंधु या सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सभ्यता थी और इसके भौगोलिक उच्चारण में अंतर के कारण इसे सिंधु कहा जाता था, और इससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन बाद में इस सभ्यता के अवशेष रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी पाए गए, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बाहर। इसलिए कई इतिहासकारों ने इस सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखना अधिक उचित समझा, जबकि वास्तव में इस नदी का नाम आंदुस है। विस्तार सभ्यता का क्षेत्र विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से कई गुना बड़ा और बड़ा था। इस परिपक्व सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध में था। इसके बाद इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के तहत न केवल पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हिस्से थे, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हिस्से भी थे। यह उत्तर में मांडा में चिनाब नदी के तट से दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट पर सुतकागेंडोर से लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मेरठ और कुरुक्षेत्र से उत्तर पूर्व में आलमगीर पुरू में हिरण्या तक फैला हुआ है। प्रारंभिक विस्तार पूरे क्षेत्र में त्रिकोणीय था। उत्तर में जम्मू में मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात में भोगतारार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान में सुत कागेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, और इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से भी बड़ा है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दुनिया भर में कोई भी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से बड़ी नहीं थी। अब तक इस संस्कृति के कुल 1500 स्थल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए उनमें से कुछ प्रारंभिक अवस्था के हैं, उनमें से कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ बाद के चरण हैं। परिपक्व अवस्था वाले कुछ स्थान हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता। द सिंधु सभ्यता से पहले भूवैज्ञानिकों और विद्वानों का मानना कि मानव सभ्यता की उत्पत्ति आर्यों से हुई है, लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्य मिलने के बाद उनका भ्रम दूर हुआ और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि प्राचीन भारत की सभ्यता आर्यों के आने के वर्षों पहले ही फली फूली थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या संधव सभ्यता कहा जाता था। इन दर्जनों में से केवल आधे को ही शहर कहा जा सकता है। इनमें से 2 शहर बहुत महत्वपूर्ण हैं, पंजाब का हड़प्पा और सिंध का मोहनजोदड़ो। मूल उच्चारण मुंजोदड़ो, शाब्दिक झूठ, राक्षसों का टीला। दोनों साइट वर्तमान पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और एंज नदी से जुड़े हुए थे। तीसरा शहर मोहन था, जो दादो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चन्हुद्दो में था, जबकि चौथा शहर गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल में था। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी भाग और हरियाणा के हिसार जिले में कालीबंगा, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां, बनाई गईं। इन सभी स्थलों में परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन हैं। सुतका गेंडोर और सुरकोटरा के तटीय शहर भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाते हैं। इन दोनों की खासियत यह है कि इसमें एक के बाद एक शहर का किला होता है। उत्तरी हड़प्पा राज्य गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाया गया है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेसन को 1826 में पता चला था। शहरी निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ विकसित शहरी निर्माण योजना थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अपने अपने किले उन शहरों में थे जहाँ शासक वर्ग परिवार रहता था। प्रत्येक शहर में किले के बाहर एक निचले स्तर का शहर था जहाँ आम लोगों द्वारा ईंटों के घर रहते थे। शहर की इन इमारतों की खास बात यह थी कि इन्हें जाल की तरह कॉन्फ़िगर किया गया था, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और शहर कई आयताकार ब्लॉकों में बंटा हुआ था। यह सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होता था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की इमारतें बड़ी थीं। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि शासक श्रमिकों को उठाने और कर वसूल करने में अत्यंत कुशल थे। ईंटों के बड़े बड़े भवन को देखकर आम लोगों को भी लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठित थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नानागार है, जिसका जलाशय किले के टीले में है। यह ईंट वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर नीचे तक सीढ़ियां हैं। बगल में कपड़े बदलने वाले कमरे हैं। बाथरूम का फर्श पक्की ईंटों से बना है। पास के कमरे में एक बड़ा कुआं है जिसका पानी निकालकर होस में डाला जाता था। टंकी के कोने में एक आउटलेट होता है जिससे पानी नाले में बहता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धार्मिक स्नान के लिए बनाया जाएगा, जो पारंपरिक रूप से भारत में धार्मिक गतिविधियों के लिए आवश्यक रहे हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना अनाज रखने वाला खलिहान है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के किले में 2 फीट में एक ईंट के चबूतरे पर 6 खलिहान मिले हैं। प्रत्येक खलिहान 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से लगभग 1 मीटर दूर है। इन 12 इकाइयों का तहखाना लगभग 838.125 वर्ग मीटर है, जो लगभग मोहनजोदड़ो के खलिहान जितना ही है। हड़प्पा के खलिहान के दक्षिण में खुली मंजिल है और 2 पंक्तियों में गोलाकार ईंट के चबूतरे हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन प्लेटफार्मों काटा गया था। हड़प्पा में भी 2 कमरों के बैरक मिले हैं, जो शायद मजदूरों के ठहरने के लिए बनाए गए हों। कालीबंगा में शहर के दक्षिणी भाग में ईंट के चबूतरे भी हैं, जो खलिहानों के लिए बनाए गए होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे। हड़प्पा के नगरों में ईंटों का प्रयोग विशेष बात है, क्योंकि मिस्र की इमारतों में धूप में सूखी ईंटों का ही प्रयोग होता था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जितनी बड़ी नहीं है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था अद्भुत थी। हर शहर में लगभग हर छोटे या बड़े घर में आंगन और स्नानघर होते थे। कालीबंगा में कई घरों के अपने कुएं थे। घरों से पानी सड़कों पर बहता था, जहां उनके नीचे नाले थे। अक्सर ये मोर ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढके रहते थे। इन गली के मोरों के पास नरमोखा भी थे। बनावली में सड़कों और मोरों के अवशेष भी मिले हैं। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, लेकिन व्यापार और पशुपालन भी प्रचलन में था। दुनिया में सबसे पहले यहाँ के निवासियों से कपास की खेती शुरू करें, जिसे यूनानियों ने सिंदोन कहा था।
यहाँ के लोगों ने आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया। इसके अलावा कपड़ा, जौहरी, मोतियों और ताबीज का काम भी प्रचलित था, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। सिंधु आज की तुलना में पूर्व में कहीं अधिक उपजाऊ थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा कि सिंध की गिनती इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में होती थी। अतीत में कई प्राकृतिक वनस्पतियां थीं जिनके कारण अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के जंगलों से ईंटें पकाने और इमारतें बनाने के लिए लकड़ी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे धीरे धीरे जंगलों का विस्तार कम होता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी की वार्षिक बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है कि हर साल बाढ़ आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के थमने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ के मैदानों में बीज बोते थे और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काटते थे। यहाँ कोई फावड़ा या गिरना नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की पूर्व हड़प्पा सभ्यता के हुक फलरेखा से यह आभास होता है कि इस अवधि के दौरान राजस्थान में हल जोता गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाजों का उत्पादन होता था। वे 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन करते थे। बनावली में पाई जाने वाली जौ उन्नत किस्म की होती है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उगाते थे। कपास का उत्पादन भी सबसे पहले यहीं होता था। इसी के नाम पर यूनानियों ने इसे सिंडोन कहना शुरू कर दिया। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, लेकिन यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाले जाते थे। हड़प्पावासी हाथियों और गैंडों को जानते थे। हड़प्पा के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग अपने कृषि कार्य और भार को ढोने के लिए दूध, मांस का उपयोग करते थे। उन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुरे, बकरी और मुर्गियों को पाला। ये लोग घोड़ों और लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लट्ठे तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त किए गए थे, और सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया था। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय प्रचलित थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों को काले से अलग रंग में रंगा गया था। कपड़ा व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। इसे विदेशों में भी निर्यात किया जाता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। बीडिंग और ताबीज बनाना भी लोकप्रिय था। अब तक कोई लोहे की वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोगों ने पत्थरों, धातु के तराजू आदि का व्यापार किया। एक बड़े क्षेत्र में एक बड़ी मुहर, ऋण मुद्रा, एक समान लिपि और मानकीकृत माप वजन के प्रमाण मिले हैं। वह पहिए से परिचित था और शायद आज के इक्का, रथ जैसे वाहन का इस्तेमाल करता था। उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान फरास में व्यापार किया। उसने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार में सुविधा हुई। मेसोपोटामिया में कई हड़प्पा मुहरें मिली हैं, जिनका मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापारिक संबंध प्रतीत होता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ साथ 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों, दिलमुन और माकन के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। दिलमुन को फारस की खाड़ी में बहरीन के रूप में पहचाना जा सकता है। धार्मिक जीवन, हड़प्पा में पकी मिट्टी की बड़ी संख्या में मादा मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति में एक महिला के गर्भ से निकलने वाले पौधे को दिखाया गया है। विद्वानों के अनुसार यह देवी पृथ्वी की मूर्ति है और इसका पौधों के जन्म और विकास से गहरा संबंध रहा होगा। इसलिए यह ज्ञात है कि यहाँ के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और उसी तरह इसकी पूजा करते थे जैसे मिस्रवासी नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या समाज मात्र था, जैसा कि प्राचीन मिस्र में था। कुछ वैदिक सूत्र धरती माता की स्तुति करते हैं। धुलावीरा के किले में एक कुआं पाया गया है, जिसमें सीढ़ियां नीचे जाती है, और एक खिड़की है जहां दीपक जलाने का प्रमाण है। सरस्वती नदी का पानी अगर उस कुएं में आता तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं से सरस्वती की पूजा करते। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में 3 या 4 मुख वाले योगी के चित्र वाली मुहर मिलती है। अनेक विद्वानों का मानना कि यह योगी ही शिव है। कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा से लगा मेवाड़ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता उनके शवों को जलाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की आबादी लगभग 50,000 थी, लेकिन अभी भी लगभग 100 कब्रें ही मिली हैं, जो यह संकेत देती हैं कि वे शवों को जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि में हवन कुंड मिले हैं। यहाँ स्वस्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना कि हिंदू धर्म द्रविड़ धर्म का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे जिन्हें आर्यों ने अपनाया था।
कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन मुख्य धारा के इतिहासकारों ने इसका खंडन किया और इसके अधिक प्रमाण नहीं हैं। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। मार्शल आदि कई इतिहासकारों का मानना कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में पूजा करते थे या नदी का तट पर, लेकिन अभी तक केवल एक बड़ा स्नानागार या एक विशाल स्नानागार ही एक स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में स्नान करने जाते हैं, वैसे ही संधव यहाँ स्नान करके पवित्र हो जाते थे।